नेपाल में जो हाल में ही अभी आंदोलन शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि यह दुनिया का एक पहला आंदोलन है। इसके पहले भी कई देशों में आंदोलन हो चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर के युवा जो है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार के गलत कामों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। आपने कुछ दिन पहले श्रीलंका का भी घटना सुना ही होगा। वहां भी महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोगों के लिए खाना खरीदना भी मुश्किल हो गया था। पेट्रोल डीजल भी नहीं था। लोगों ने सड़कों पर आकर विरोध किया और भ्रष्ट सरकार को हटाकर राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। हटाया और राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। दूसरी घटना आप जानते होंगे बांग्लादेश का, जो हाल ही में हुआ था 2024 में। यहां के छात्रों ने नौकरियों में भ्रष्टाचार, जैसे रिश्वत देकर नौकरी पाना, हमारे यहां भी होता है, खूब होता है। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। तीसरा, हांगकांग भी आप जानते होंगे, जहां के युवा चीन सरकार के खिलाफ खूब लड़े, क्योंकि वो अपना आजादी और लोकतंत्र बचाना चाहते थे। अरब स्प्रिंग समूह आपने सुना होगा, 2010-11 में हुआ था। ये मध्य पूर्व के देश हैं, जैसे मिस्र है, ट्यूनिसिया है, ये सारे देश हैं। यहां भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और यहां के युवाओं ने भी पुरानी तानाशाह जो सरकार थी उसके खिलाफ विद्रोह किया था और उसे हटाया था। तो नेपाल में घटना हुई, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे हर एक सरकार को सबक लेना चाहिए, क्योंकि युवा तो युवा है। इन सब में कॉमन पता है क्या है? इस सब में कॉमन है कि ये सारे आंदोलन के जड़ में युवा शक्ति था। युवाओं ने किया, जिसे स्टूडेंट या जेनजी आप कह सकते हैं, इन्होंने शुरू किया। उन्होंने टिकटॉक, ट्विटर और इस तरह के कई सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को जोड़ा और एक बड़ा प्रदर्शन का प्लान बनाया। ये पहले भी हुआ और अब भी हो रहा है। नेपाल की बात हम कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, तब भी युवा VPN, कभी आपको समझाएंगे कि VPN होता क्या है, VPN जैसे टूल्स का यूज करके आपस में जुड़े रहे। रास्ता खोज ही लिया उन लोगों ने। ये अन्य जगह पर भी हुआ और ठीक इसी तरह से नेपाल में भी हुआ। नेपाल के युवा भी इन्हीं समस्याओं से, जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है, इससे तंग आ चुके थे और उन्होंने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस जगह पर नेपाल की सरकार फेल हो गई। कई लोगों ने हमसे पूछा कि सर ये बताइए कि नेपाल की सरकार फेल क्यों हुई? सबसे बड़ा बात है भ्रष्टाचार और दूसरा है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद से आप उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेपाल की सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे। नेताओं के परिवारों ने खूब पैसा बनाया इस भ्रष्टाचार के माध्यम से। उसको काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा। जबकि जो आम लोग थे वहां के, वह काफी गरीबी में जी रहे थे। युवाओं को लगा कि नौकरी और मौके सिर्फ नेताओं के रिश्तेदार को ही मिल रहे हैं और शायद भारत में भी यही हो रहा है। इससे नेपो बेबी टेंड नाम से काफी सोशल मीडिया पर बड़ा बड़ा ट्रेंड चलाया गया, लोगों को इससे जोड़ा गया। सरकार ने इसी चीज को देखते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जैसे 26 प्लेटफॉर्म को बैन लगाया। उनका तो कहना था कि भाई इसलिए हम बैन लगा रहे हैं क्योंकि हमारे यहां ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। इस आंदोलन में सीधा जो लोग जुड़े वो जेनजी हैं। उन्होंने अपने बात को सोशल मीडिया पर रखने का, सोशल मीडिया पर जो है अपने बात को रखने का अधिकार समझा है। और जैसे ही यह बैन हो गया, उनको लगा कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है और वो भड़क गए और भड़क के सड़क पर उतर गए। लेकिन यह चिंगारी बहुत पहले से जल रही थी। नेपाल में हर 10 आदमी में से एक युवा बेरोजगार है। महंगाई भी आसमान पर है। देश की 56% संपत्ति, जिसे आप वेल्थ कहते हैं, मात्र वहां के 20% लोगों के पास है, जिसमें नेता भी शामिल हैं।
युवाओं को लगा कि सरकार के पास इसका कोई हल नहीं है क्योंकि वही भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो पहला मामला तो ये हो गया। दूसरा जो ग्राउंड बना वो है राजनीतिक अस्थिरता का। एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण इस आंदोलन का है जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, किसी भी देश के लिए जरूरी है, राजनीतिक अस्थिरता का। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ये है कि प्रधानमंत्री हमेशा बदलते रहते हैं। कोई भी सरकार कभी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएगा। इससे जनता को लगने लगा कि लोकतंत्र बस एक तमाशा के लिए है और नेता सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा है। नेपाल में कोई भी एक पार्टी अकेले अपने बहुमत के दम पर कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाती है, इसीलिए वहां गठबंधन की सरकार बनती है और 5 से 10 छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाती। अब ये गठबंधन कैसे चलेगा? कोई छोटी सी पार्टी नाराज हो गई किसी बात को लेकर तो हमेशा उसको मनाने का खतरा, और नहीं माना तो सरकार गिरने का खतरा। नाराज हो जाए तो समर्थन वापस ले लेगा, सरकार अल्पमत में आ जाएगी और गिर जाएगी। अब ये वहां के लोगों को फील होने लगा, और हकीकत भी था कि ज्यादातर नेता राष्ट्र निर्माण की या राष्ट्र मजबूती की बात नहीं कर रहे थे। उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा सत्ता पाने का होर लगा रहता था, और ये बात जनता को समझ में आने लगी। अगर एक ऐसा नेता होता है कि विपक्ष के नेता सरकार गिराने की साजिश रचते हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन की कुछ पार्टियों को लालच देकर तोड़ लेते हैं, तब भी आराम से गिर जाता है। मंत्री पद का लालच दे दिए, पैसा का लालच दे दिए, यहां पर भी होता है, अपने पक्ष में मिला लेते हैं, और इसी को दल बदल कहा जाता है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में दल बदल है, उसी दल बदल की बात कर रहे हैं वहां पर। आम जनता पर सबसे पहला बात यह है कि इसका असर क्या पड़ता है। ये जो पूरी कहानी गठबंधन की चलती है, सरकार टूटने की चलती है, सही तरीके से जब सरकार काम नहीं कर पाती, जनता फील करने लगी कि लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का खेल रह गया है, उनके वोट का कोई मतलब, कोई खास नहीं है, क्योंकि सरकार चुनाव के बाद गठबंधन करेगी और साजिश से वह गठबंधन गिर जाएगा, और हर 6 महीने पर सरकार और प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे। अब इस परिस्थिति में आप सोचिए कि क्या कोई लंबी योजना का कार्यान्वयन हो सकता है? क्या कोई बड़ी सड़क की योजना बन सकती है? अस्पताल बड़ा बन सकता है? उद्योग लग सकता है? नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार गिर गई, तो इस गिरने के कारण देश का विकास किसी सही खाके में नहीं होता है। नेपाल में यह अस्थिरता किसी एक कारण से नहीं है, बल्कि गठबंधन की राजनीति, नेताओं में सत्ता का भूख जो हर एक जगह है, हर एक लोकतंत्र में है, भारत में भी है, केवल सत्ता का भूख है और संवैधानिक समस्याओं के मिले जुले असर का नतीजा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान कौन झेलता है? वो नेपाल का आम नागरिक हो तो या भारत का आम नागरिक हो तो, जब इस प्रकार की परिस्थिति होगी तो झेलना पड़ेगा। तो नेपाल का आम नागरिक ही झेलता है, जिससे लोकतंत्र एक विश्वास खो देता है और वह क्षेत्र, वह जगह विकास से वंचित। अभी एक नाम खूब सुनने में आ रहा है, वहां का, नेपाल का बालेन शाह। वो एक इंजीनियर है, रैप सॉन्ग गाता है और अब काठमांडू में मेयर है। उसने 2022 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर वहां पर चुनाव लड़ा और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को हराकर जीत हासिल कर ली। अद्भुत था। उसकी जीत को वालेन इफेक्ट कहा जाने लगा, जिससे नेपाल की राजनीति हिल गई इस एक व्यक्ति से। बालेन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा रहे हैं, आज भी हैं, और उन्होंने कभी राजनीति में कोई गंदा खेल आज तक नहीं खेला है। नेपाल के युवा उसे एक अलग नेता मानते हैं और उसके पीछे पागल हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं, वालेन फॉर पीएम, यह ट्रेंड कर रहा है। अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, वहां के जो प्रधानमंत्री अभी थे के पी ओली, जो पूर्व हो गए, वो भारत के समर्थक नहीं रहे,
वो चीन के समर्थक माने जाते रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI कहा जाता है, इसके साथ समझौता किया और तिब्बत के रास्ते चीन नेपाल रेल परियोजना का उन्होंने समर्थन किया था। इन सारे कारणों से भारत के साथ उनके तनाव हमेशा बने रहे। एक और घटना हुआ जो केपी ओली ने किया, लिपू लेख, काला पानी और लिफिन याथुरा जैसे क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बता दिया और यह बताने के बाद भारत और नेपाल के साथ रिश्ते थोड़े नाजुक हो गए और भारत ने इसे खारिज किया। तब से थोड़े से जो है रिश्ते ये रहे। तो वहां की जो स्थिति है उसका हमने वर्णन किया, थोड़ा सा भारत से भी जोड़कर दिखाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग कर लिए होंगे कि नेपाल की सत्ता किधर जा रही है और भ्रष्टाचार और इन सारे परिस्थितियों के बाद हर एक देश में, जैसा कि आप फ्रांस में भी देख रहे हैं कि आंदोलन शुरू हो गया, ये शुरू होगा और जो नए लोग हैं ये आएंगे और फिर गलत करने वालों को बख्शेंगे नहीं। अभी तक तो यही दिखाई देता है। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।